राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ब्राह्मणवाद की बखिया उधेड़ रख देने वाले। परिच्छेद 2 मत्स्य और शंखासुर के संबंध में। धोड़ीराव कहते हैं, इस देश में बटु वामन के पहले ईरान से आर्य लोगों के कुल मिलाकर कितने जत्थे आए होंगे। ज्योतिराव कहते हैं, इस देश में आर्य लोगों के कई जत्थे जलमार्ग से आए हैं। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, उनमें से पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था या किसी और मार्ग से। ज्योतिराव कहते हैं, लड़ाकू नौकाएं उस काल में नहीं थीं, इसलिए वे जत्थे छोटी छोटी नौकाओं पर आए थे और वे नौकाएं मछलियों की तरह तेजी से पानी के ऊपर चलती थी, इसलिए उस जत्थे के अधिकारी का उपनाम मत्स्य मछली पड़ गया होगा। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, फिर ब्राह्मण इतिहासकारों ने भागवत आदि ग्रंथों में इस तरह लिख दिया कि उस जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ। ज्योतिराव कहते हैं, उसके बारे में तुम ही सोचो कि मनुष्य और मछली, इनकी इंद्रियों में, आहार में, निद्रा में, मैथुन में और पैदा होने की प्रक्रिया में कितना अंतर है। उसी प्रकार उनके मस्तिष्क में, मेधा में, कलेजे में, फेफड़े में, अंतड़ियों में, गर्भ पालने पोसने की जगह में और प्रसूति होने के मार्ग में कितना चमत्कारिक अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी बसर करने वाला प्राणी है। वह जरा सी असावधानी से पानी में गिरने पर तैरना न आए तो डूबकर मर जाता है, किंतु मछली हमेशा ही पानी में रहती है। लेकिन मछली को पानी से बाहर निकालकर जमीन पर रखते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। नारी स्वाभाविक रूप में एक समय ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन मछली सबसे पहले कई अंडे देती है। उसके कुछ दिनों बाद उन अंडों को फोड़कर उसमें से अपने सभी बच्चों को बाहर निकालती है। अब इस अंडे में यह मत्स्य बालक था, उसको पानी से बाहर निकालकर जमीन पर फोड़ा गया होगा और उस अंडे से उसने इस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यह कहा जाए तो उस मछली की जान पानी से बाहर जमीन पर कैसे बची होगी। शायद उसने पानी में ही उस अंडे को फोड़कर उस मत्स्य बालक को बाहर निकाला होगा। यदि यही कहा जाए तो उस मत्स्य जैसे बालक की जान पानी में कैसे बची होगी। कोई आदमी इस तरह की शंका कर सकता है कि मनुष्यों में किसी मंजे हुए गोताखोर ने पानी के अंदर गहरी डुबकी लगाकर मत्स्य बालक जिस अंडे में था उस अंडे को पहचान कर वह उसको जमीन पर लाया होगा। खैर, यह भी सच मान लीजिए, लेकिन बाद में किस चतुर मर्द ने मछली के उस अंडे को फोड़कर उसमें से उस मत्स्य बालक को निकाला होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिकी देशों में काफ़ी विकास हुआ है और बड़े बड़े विख्यात प्राप्त विद्वान चिकित्सा शास्त्र में विज्ञ हुए हैं। फिर भी उनमें से किसी एक ने अपनी छाती पर हाथ रखकर यह दावा नहीं किया कि मैं मछली के अंडे को फोड़ करके उसमें से बच्चे को जिंदा बाहर निकाल देता हूँ। खैर, वह अंडा पानी में है। इस तरह का महत्वपूर्ण संदेश किस अमर मछली ने पानी से बाहर आकर उस गोताखोर को बताया होगा और उस जलचर संदेशवाहक की भाषा को मानव को कैसे समझ में आई होगी। इस प्रकार की एक से अधिक शंकाओं से भरे उन लेखों से सही समाधान होना बिल्कुल असंभव है। इसलिए उसके बारे में यह अनुमान प्रमाणित होता है कि बाद में कुछ मूर्ख लोगों ने मौका मिलते ही अपने प्राचीन ग्रंथों में इस तरह
की काल्पनिक कथाओं को उसेड़ दिया होगा। धोड़ीराव कहते हैं, अच्छा, फिर सवाल यह उठता है कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा। ज्योतिराव कहते हैं, पश्चिमी समुद्र को पार करते हुए वह एक बंदरगाह पर उतरा। धोड़ीराव फिर पूछते हैं, उस बंदरगाह पर उतरने के बाद उसने क्या किया। ज्योतिराव कहते हैं, उसने शंखासुर नाम के क्षेत्रपति को जान से मार डाला और उसके राज्य को छीन लिया। बाद में शंखासुर का वह राज्य मत्स्य के मरते समय तक आर्य लोगों के अधिकार में बगैर खतरे के रहा। मत्स्य के मरते ही शंखासुर के लोगों ने अपना राज्य वापस लेने के उद्देश्य से मत्स्य के कबीले पर बड़ा ही खतरनाक आक्रमण कर दिया। धोड़ीराव कहते हैं, बाद में इस खतरनाक हमले का क्या परिणाम हुआ। ज्योतिराव, उस करारे हमले में मत्स्य के कबीले की करारी हार हुई, इसलिए उसने युद्ध भूमि से ही भाग जाना बेहतर समझा और वह भाग निकला। बाद में शंखासुर के लोगों द्वारा उसका पीछा करने की वजह से वह अंत में किसी पहाड़ी पर जाकर घने जंगल में छुप गया। उस समय ईरान से आर्य लोगों का दूसरा एक बड़ा कबीला कछुए से बंदरगाह पर आ पहुंचा और वे कछुए मछुए से कुछ बड़े होने की वजह से पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चल रहे थे। इसी की वजह से उस कबीले के मुखिया का नाम कच्छ हो गया। यहीं से भाग 2 समाप्त होता है। आगे का एपिसोड भाग 3 में मिलेगा।